दोस्तों, जब भी विलुप्त हो चुके जीवों की बात चलती है तो हमारे जहन में सबसे पहले डायनासोरों का ख्याल आता है। लेकिन विलुप्ति एक ऐसा बड़ा विषय है जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल करना असंभव है। जीव विज्ञान से जुड़े शोध ये बताते हैं कि इस धरती पर वर्तमान में जितने जीवों की प्रजाति मौजूद है उससे हजारों गुना अधिक प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं। यदि विलुप्त हो चुकी जीवों की सभी प्रजातियां वापस जिंदा हो उठे तो शायद उनके निवास के लिए ये धरती ही छोटी पड़ जाएगी। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो विलुप्ति भी बेहद आवश्यक है। किसी एक जानवर का विलुप्त हो जाना दूसरे जानवरों को जीने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। अब तक जानवरों की विलुप्ति का अगर सबसे बड़ा कारण खोजा जाए तो वो है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी पर जब भी मौसम में बदलाव आए हैं तो यहाँ मौजूद जीवन में भी बड़े बदलाव आए हैं। पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग की समाप्ति का काल 10 से 25 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। हिमयुग के बाद गर्म होते मौसम के साथ अनेकों जीव तालमेल नहीं बैठा पाए और भारी संख्या में जीवों की विलुप्ति होने लगी। इन विलुप्त हुए जानवरों में से कुछ जानवर बेहद ही खास और अद्भुत थे। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं। सेबर टूथ शेर। दोस्तों, ये एक शानदार शिकारी था। शायद बिल्ली और कुत्ते के परिवार में इतना कामयाब शिकारी कभी नहीं हुआ होगा। जानकारों का दावा है कि एक बड़ा नर जवान सेबर टूथ शेर आसानी से 400 से 500 किलो तक भारी हो जाता होगा। यानी ये जानवर वर्तमान शेर और बाघ की तुलना में कहीं अधिक तगड़ा था। किंतु सेबर टूथ शेर की सबसे बड़ी खूबी थी इसके कैनाइन दांत। इस शेर के कैनाइन अर्थात काटने वाले दांत इतने लंबे एवं मजबूत थे कि वे दांत सेबर टूथ के मुंह में ही नहीं समा पाते थे। वर्तमान में बिल्ली परिवार में सबसे बड़े कैनाइन बाघ के पास होते हैं जो अधिकतम 3 इंच लंबे हो जाते हैं। किंतु सेबर टूथ के दांत 10 इंच से लेकर 1 फीट तक लंबे हो जाते थे। हम जानते हैं कि सभी बड़ी बिल्लियां अपने शिकार के गले को दबोचकर शिकार को मारती हैं। ऐसा करने से इनका शिकार सांस नहीं ले पाता और मारा जाता है। किंतु सेबर टूथ अपने लंबे दांतों के दम पर अपने शिकार की सांस की नली को ही काट देता होगा। यानी इसे लंबे समय तक अपने शिकार की गर्दन दबोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, बल्कि इसका एक ही वार पर्याप्त रहता होगा। हिमयुग की समाप्ति के बाद आए जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान गायब होने लगे, क्योंकि अधिक आर्द्रता वाला गर्म मौसम ऊंचे पेड़ उगने के लिहाज से बेहतरीन था। यानी अब घास के मैदान घने जंगलों में तब्दील होने लगे थे, जिस वजह से बिसन जैसे बड़े घास चरने वाले जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आई। ये बड़े जानवर ही सेबर टूथ शेर की भूख मिटाने का मुख्य जरिया थे। नतीजा, शिकार उपलब्ध न होने के कारण ये विशाल बिल्ली भी तेजी से विलुप्त हो गई। मैमथ। दोस्तों, माना जाता है कि हिमयुग की समाप्ति के पश्चात गर्म होती जलवायु के प्रभाव से पृथ्वी पर रहते करीब 86% जीव मारे गए थे, जिनमें मैमथ या वूली मैमथ के नाम से जाना जाने वाला ये ताकतवर हाथी भी शामिल था। इस हाथी की संपूर्ण प्रजाति बदलती जलवायु की भेंट चढ़ गई। मैमथ की विलुप्ति का समय विवाद का विषय रहा है। कुछ जानकार इनकी विलुप्ति मात्र 4 से 5 हजार साल पहले हुई बताते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मैमथ करीब 25 से 30 हजार साल पहले ही मारे गए होंगे। बहरहाल इस विशालकाय हाथी के चलने से धरती भी थर्राती होगी, क्योंकि साइबेरिया के आसपास पाए गए कंकालों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैमथ 15 टन तक भारी हो जाते होंगे। ये भीमकाय स्तनधारी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप पर पाया जाता था। ये माना जाता है कि हिमयुग के बाद मानव की बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ी और मानवों ने बड़ी मात्रा में शिकार करके मैमथ को समाप्त कर दिया। वहीं एक अन्य धारणा के अनुसार पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण बर्फ तेजी से पिघली, जिस वजह से हर ओर बाढ़ आ गई। भारी भरकम मैमथ इस बाढ़ से खुद को नहीं बचा पाए और डूबकर मारे गए। इस हाथी के गजदंत 15 फीट तक लंबे हो जाते थे और ये दांत सर्पिल आकार में अर्थात टेढ़े मेढ़े होते थे। मैमथ के अनेकों जीवाश्म इतने बेहतर हालत में मिले हैं कि चीन के निवासी तो हजारों वर्षों से बर्फ में दबे इनके शव का मांस भी खाते थे और इनके दांतों का व्यापार भी किया करते थे। जाइंट स्लोथ। दोस्तों, स्लोथ बेहद ही सुस्त जानवर है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस प्राणी को पृथ्वी का सबसे धीमा जीव माना जाता है। ये मात्र 5 से 7 किलो ही भारी होता है। किंतु हिमयुग के बीतने के साथ लुप्त हुआ स्लोथ हाथियों के आकार का हो जाता था। इस स्लोथ को मेगाथेरियम नाम भी दिया गया है, जो कि सीधा खड़ा होने पर 20 फीट तक ऊंचाई हासिल कर लेता होगा। सबसे पहले 1788 में मेगाथेरियम की हड्डियों को प्राप्त किया गया था। शुरुआत में इन हड्डियों को
डायनासोर की हड्डियां समझ लिया गया था। मेगाथेरियम के पंजे 1 फीट से भी अधिक लंबे हो जाते थे और ये इतना ताकतवर रहा होगा कि आसानी से पूरे पेड़ को उखाड़कर ही खा जाता था। यानी हिमयुग के बाद घास के मैदानों की बजाय ऊंचे उगे पेड़ों के कारण इस प्रजाति को काफ़ी लाभ रहा होगा। इसलिए इस जीव की विलुप्ति का श्रेय गर्म जलवायु को नहीं बल्कि इंसानों को दिया जाता है। माना जाता है कि वर्तमान स्लोथ की ही तरह मेगाथेरियम अर्थात जाइंट स्लोथ भी बेहद ही सुस्त थे। ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते थे, जिस कारण धातुओं के हथियार बनाने के बाद इंसानों द्वारा इनका शिकार बेहद ही आसान रहा होगा। प्राचीन गुफाओं में की गई चित्रकारी से ऐसे सबूत भी मिले हैं कि जाइंट स्लोथ को इंसानों द्वारा न सिर्फ मांस के लिए बड़े पैमाने पर मारा गया, अपितु इंसान इनके पंजों को भी उखाड़कर अपने पास रख लेता था ताकि इन पंजों का इस्तेमाल चाकू जैसे हथियार के रूप में किया जा सके। मेगाथेरियम पूरी तरह से शाकाहारी जानवर था और इसकी विलुप्ति करीब 5000 साल पहले ही हुई मानी जाती है। ग्लिप्टोडोन। दोस्तों जरा सोचिए कि आप जंगल से गुजर रहे हों, तभी आपके सामने मौजूद पत्थर अचानक से चलने लगे। निश्चित ये नज़ारा बहुत ही रोचक होगा, यकीन करना मुश्किल है, किंतु हिमयुग के ज़माने में ऐसा ही होता था। ये नज़ारा संभव होता था ग्लिप्टोडोन नामक एक जीव की वजह से। इस जीव के बारे में जानने के लिए आप वर्तमान आर्मडिलो को भी देख सकते हैं, जो अचानक से अपने शरीर को मोड़ते हुए बॉल में तब्दील हो जाता है। किंतु आर्मडिलो का आकार जहाँ 10 इंच के आसपास ही होता है, वहीं ग्लिप्टोडोन 12 फीट लंबे और वजन में 2 टन भारी हो जाते थे। ग्लिप्टोडोन वर्तमान आर्मडिलो का ही विशालकाय रिश्तेदार था। जाहिर है जब ये अपने विशालकाय शरीर को मोड़ते होंगे तो किसी बॉल में नहीं बल्कि एक भारी भरकम पत्थर में ही तब्दील होते होंगे। ग्लिप्टोडोन भी साउथ अमेरिका महाद्वीप पर ही पाए जाते थे। सबसे पहले इस जीव के जीवाश्मों को ब्राज़ील से प्राप्त किया गया था। ग्लिप्टोडोन के लुप्त होने का कारण भी मानवों द्वारा इनका अत्यधिक शिकार माना जाता है। प्रारंभिक मानव ने इनके मजबूत शेल का महत्व जान लिया था। ये माना जाता है कि मानव ग्लिप्टोडोन के शेल का इस्तेमाल खुद को सुरक्षित करने के लिए एक शेल्टर के रूप में करते थे। ग्लिप्टोडोन के शेल को ही हासिल करने के लिए इस जीव का अत्यधिक बड़े पैमाने पर शिकार मानवों द्वारा किया जाने लगा, जिस वजह से ग्लिप्टोडोन विलुप्त हो गए। दोस्तों भौगोलिक जांच से पता चलता है कि पृथ्वी पर कम से कम 5 ज्ञात हिमयुग रहे हैं। इन हिमयुगों के दौरान ठंड इतनी अधिक होती रही है कि महासागर तक जम जाते थे। हिमयुग लाखों वर्षों तक बने रहते हैं और इनके आने का कोई स्पष्ट कारण आज तक नहीं जाना जा सका है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकाव, किसी विशाल ज्वालामुखी फूटने से आसमान में फैली राख या पृथ्वी के कोण में बदलाव हिमयुग की मुख्य वजह मानी जाती है। पृथ्वी पर हिमयुग आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। मौसम की जानकारी जुटाने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें जल्द ही हिमयुग का सामना करना पड़ सकता है, जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने के कारण महासागरों की जलवायु में बड़े स्तर पर बदलाव आ रहे हैं। ये गौर करने लायक बात है कि पृथ्वी को गर्म रखने में महासागरों का बड़ा योगदान है। दरअसल समुद्र के पानी की ऊपरी परतें गर्म रहती हैं और निचली परतें ठंडी, इतनी ठंडी कि अगर दबाव ना हो तो यहाँ सारा पानी बर्फ के रूप में जम जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में हुए शोधों से यह जाना गया है कि समुद्र की ऊपरी गर्म परतें लगातार पतली होती जा रही हैं, वहीं निचली ठंडी परतें अपना दायरा फैला रही हैं। अगर वैज्ञानिकों का आकलन सही है तो ये घटना एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रही है। यदि हिमयुग की शुरुआत होती है तो हमारी सभी मशीनों और तकनीकों का अंत हो जाएगा और मानव पीढ़ी समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।